हेलो गाइस, सो आई एम योर ट्रेनर अनिरुद्ध चिल्लर। सो हम आज फिर से बात करेंगे स्विचिंग के कंसेप्ट की, सीजन की स्विचिंग। सो हम पिछली वीडियो से कंटिन्यू करते हैं एंड हम काम करेंगे एज पर एजेंडा ओनली। एज यू नो दिस इज आवर एजेंडा। सो वन बाय वन हर टॉपिक पे बात करते जा रहे हैं। जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उससे नेक्स्ट में कंटिन्यू करते हैं गाइस। थैंक यू सो मच। करें स्टार्ट इसको। देखो जीएलबीपी के लिए एचएसआरपी का याद होना बहुत जरूरी, याद है ना सभी को? ठीक है। अगर हम जीएलबीपी की बात करें तो हेलो इंटरवल होता है, 3 सेकेंड्स, होल्ड 10 सेकेंड, it uses UDP port number 3 times 2, it uses multicast address, वन 102। देख लेना एक बार, कंफर्म कर लेंगे, ठीक है। हाँ, .0.0.102 और डिफॉल्ट प्रायोरिटी इज 100। यहाँ पे एक और टर्म आ जाती है, डिफॉल्ट वेट इज ऑल्सो 100। बाय डिफॉल्ट preemption is disabled. बस ठीक है, इतना इनफ है। खैर ये तो फालतू की चीज़ें हैं, इसमें वही है, मतलब जैसे पहले हमने एचएसआरपी में पढ़ा था या फिर वीआरआरपी में, ठीक है। इसमें एक्चुअली जो प्रॉब्लम है एचएसआरपी और वीआरआरपी को मैं शायद आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि एचएसआरपी और वीआरआरपी में गेटवे रिडंडेंसी तो मिलती है बट लोड बैलेंसिंग नहीं मिलती, यही बताया था। अरे गेटवे रिडंडेंसी तो है वहां पे बट गेटवे लोड बैलेंसिंग अवेलेबल, मतलब लोड बैलेंसिंग नहीं है। गेटवे रिडंडेंसी तो मिल जाती है बट लोड बैलेंसिंग अवेलेबल नहीं है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एचएसआरपी और वीआरआरपी दोनों की, ठीक है। जीएलबीपी में गेटवे रिडंडेंसी तो मिलेगी, साथ में लोड बैलेंसिंग भी मिलेगी, ठीक है। लोड बैलेंस भी होगा साथ में, आई मीन गेटवे रिडंडेंसी के साथ साथ। तो इसीलिए जीएलबीपी आया कि इसमें हम लोड बैलेंसिंग भी अचीव कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो मेजर कंपोनेंट है वो दो होते हैं। एक तो होता है एवीएफ, एवीएफ से पहले एवीजी करो, एवीजी, और एक होता है एवीएफ। इनको बोलते हैं रोल्स ऑफ जीएलबीपी, रोल्स ऑफ जीएलबीपी। तो यहाँ पे दो ही रोल होते हैं जीएलबीपी में, एक तो एवीजी का रोल प्ले करता है, आई मीन एक एवीजी होता है और एक एवीएफ होता है। एवीजी होता है एक्टिव वर्चुअल गेटवे, ठीक है। एवीएफ होगा एक्टिव वर्चुअल फॉरवर्डर।
प्रॉब्लम किसी को? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? बोलो। ठीक है, एक हो गया एक्टिव वर्चुअल गेटवे, एक हो गया एक्टिव वर्चुअल फॉरवर्डर। तो अगर ये समझ में आ गया, इसका मतलब जीएलबीपी समझ में आ गया। हमें बस ये समझना है कि एवीसी का काम क्या होता है, कैसे इलेक्शन होता है। एवीएफ का क्या काम होता है, एवीएफ का इलेक्शन कैसे होगा, बस ये समझना है। ये समझो जीएलबीपी समझ में आ गया आपको। बस यही दो चीजें समझनी है हमें यहाँ पे। तो एवीजी से स्टार्ट कर लें। तो अगर हम एवीजी की बात करें, एक्टिव वर्चुअल गेटवे, एवीजी इलेक्शन की अगर हम बात करें तो एवीजी इलेक्शन इज सेम एज एचएसआरपी। सेम एज एचएसआरपी, कंप्लीटली कोई डिफरेंस है ही नहीं। एक्टिव वर्चुअल गेटवे जो इलेक्शन प्रोसेस है वो सेम एज एचएसआरपी रहेगा, कोई सिंगल डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि एवीजी इलेक्शन जब होगा तो उसमें स्टेट्स वही रहेंगी जो एचएसआरपी में हुआ करती थी। याद आया? हाँ, वही स्टेट्स रहेंगी। एक ग्रुप के लिए एवीजी में, मतलब जो एवीजी बनेगा एक ग्रुप के लिए, एक ही राउटर क्या रहेगा, एक्टिव, और एक क्या रहेगा, और बाकी सब लिसन स्टेट में। याद आया? अगर सभी पे एक साथ इनेबल्ड कराओगे तो पहले प्रायोरिटी एंड देन हायर आईपी एड्रेस। अगर एक गैप पे मींस कुछ गैप देकर के इनेबल कराओगे तो जिसपे सबसे पहले इनेबल करा दोगे वही क्या बन जाएगा एवीजी के लिए, एक्टिव। एवीजी के लिए बाय डिफॉल्ट प्रीएम्पशन क्या रहता है, डिसेबल्ड। इनेबल्ड करवा सकते हो। प्रायोरिटी के बेहाफ पे फिर इलेक्शन होगा। आईपी एड्रेस केवल एक ही टाइम पे पार्टिसिपेट करेगा जब केवल सभी पे एक साथ जीएलबीपी इनेबल्ड कराओगे। आई बात समझ में? तो एवीजी इलेक्शन से तो रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आपको बोलो। अरे जो एवीजी इलेक्शन बताया वो सेम एज एचएसआरपी है, तो कोई प्रॉब्लम है इसमें? बस ये नोट तो करा दिया मैंने। तो जो एवीजी इलेक्शन है वो तो समझ में आ गया होगा कि कौन एक्टिव बनेगा, कौन स्टैंड बाय होगा और कौन लिसन स्टेट में होगा। ये तो समझ में आ गया ना सभी को? ओके, क्वेश्चन ये है कि एवीजी का काम क्या है, तो नोट कर लो। एवीजी, इट इज रेस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड ARP response for all ARP requests which are coming from LAN users based on load balancing algorithm। ठीक है, एवीजी का काम होता है आर्प रेस्पॉन्स देना ऑन द बिहाफ ऑफ ARP रिक्वेस्ट। ठीक है, अच्छा अब यहां पे क्या है, एक टर्म लोड बैलेंसिंग एल्गोरिथम। ठीक है, अगर हम लोड बैलेंसिंग एल्गोरिथम्स की बात करें, अरे नोट मत करो, समझ लो बस, कोई नोट नहीं करेगा, बाद में बना लेना अपने नोट्स, हो ही रहा है कैप्चर। लोड बैलेंसिंग एल्गोरिथम्स की बात करें अगर हम, NGLBP,
तो यहां पे कुछ लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम्स है, जैसे कि राउंड रोबिन, जो कि बाय डिफॉल्ट रहती है, यही इनेबल रहती है। फिर एक होता है यहां पे वेटिंग, और एक होता है होस्ट डिपेंडेंट। ठीक है, तो 3 लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम्स अवेलेबल हैं, राउंड रोबिन, वेटिंग, होस्ट डिपेंडेंट। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? पक्का? अरे यहां तक तो समझ में आ गया होगा ना सभी को। बाय डिफॉल्ट क्या था? राउंड रोबिन। राउंड रोबिन का मीनिंग क्या होता है? 1 by 1। अरे मीनिंग देखो, वेटिंग और होस्ट डिपेंडेंट का मीनिंग बाद में समझ लेंगे, बस फिलहाल इतना समझ लो कि 3 लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम्स को सपोर्ट करता है जीएलबीपी। एक होता है राउंड रोबिन, एक होता है वेटिंग, और एक होता है होस्ट डिपेंडेंट। बाय डिफॉल्ट क्या इनेबल रहता है? राउंड रोबिन। राउंड रोबिन का मीनिंग क्या रहता है? 1 by 1, यही तो रहेगा। बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? पक्का? ठीक है, अब इसमें होता क्या है वो समझो। एक तो एवीजी बताया, और एक क्या होता है? एवीएफ, एक्टिव वर्चुअल फॉरवर्डर। It will be responsible to forward data, राइट? नोट में डाल सकते हो all routers will work as a forwarder। एक और नोट डाल सकते हो, in one group we can have maximum 4 फॉरवर्डर्स। ठीक है, एक ग्रुप में कितने फॉरवर्डर हो सकते हैं? 4। ठीक है, काम कैसे करता है वो समझो। मान लो कि फिर से ऐसा ही कुछ डिजाइन है, कोर है, R1 है, R2, और ये क्या है? R3। लेन स्विच। अब ग्रुप डिफाइन करोगे आप, कोई एक ही क्या लोगे? वर्चुअल आईपी। तो अभी तक लोड बैलेंसिंग के लिए क्या जरूरत पड़ती थी? वर्चुअल आईपी, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स डिफाइन करने की। अरे याद आया? डिफरेंट मतलब मल्टीपल ग्रुप्स डिफाइन करने पड़ते थे, और हर एक ग्रुप के लिए एक डिफरेंट वर्चुअल आईपी कॉन्फ़िगर करते थे। हाँ, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करेंगे, एक वर्चुअल आईपी कॉमन होगा R1, R2, R3 तीनों पे। ओके, सबसे पहले एवीजी की बात कर लेते हैं। मान लो एवीजी के लिए एक्टिव कौन बन गया, और R2 क्या बन गया? मान लो और ये किस में? लिस्ट में। ये तो हो गया एवीजी के लिए। बताया था सभी राउटर्स क्या बनते हैं? फॉरवर्डर्स। मान लो आपने जीएलबीपी R1 पे पहले इनेबल कराया, तो मान लो ये क्या बन गया? फॉरवर्डर 1। R2 पे भी इनेबल कराया तो ये क्या बन जाएगा? फॉरवर्डर। और R3 पे भी इनेबल कराया तो ये क्या बन जाएगा? अब फॉरवर्डर 1 के लिए R1 क्या रहेगा? क्योंकि देखो याद रखना, R1 का जो ये इंटरफेस है, ये क्या बना है? फॉरवर्डर 1। तो इसका जो फिजिकल मैक एड्रेस है वो बाइंड हो जाता है फॉरवर्डर 1 के साथ। तो फॉरवर्डर 1 के लिए क्या रहेगा? ये एक्टिव। फॉरवर्डर 2 के लिए क्या रहेगा? एक्टिव। फॉरवर्डर 3 के लिए क्या रहेगा? ये एक्टिव। और इनके फिजिकल मैक एड्रेसेस भी इसके साथ बाइंड हो जाएंगे। ठीक है, ओके। अब वर्चुअल मैक एड्रेस भी होता है। क्या होता है? वर्चुअल मैक एड्रेस। तो अगर वर्चुअल मैक एड्रेस की बात करें हम, तो वर्चुअल मैक एड्रेस हर एक फॉरवर्डर का डिफरेंट होगा। अभी तक तो आपने देखा होगा
कि वर्चुअल मैक एड्रेस सभी पे क्या होता था, कॉमन। भाई वर्चुअल मैक एड्रेस तो सभी डिवाइसेस पे कॉमन होता था, ठीक है। बट अब क्या होगा कि, एक्सक्यूज मी, हेलो, ठीक है, तो वहां पे तो सभी के लिए क्या होता था, एक कॉमन वर्चुअल मैक एड्रेस। यहां पे क्या होता है कि हर एक फॉरवर्डर का एक डिफरेंट वर्चुअल मैक एड्रेस होगा। देखो आप केवल इसकी फंक्शनैलिटी समझ लो, बाकी तो प्रैक्टिकल के साथ ही समझ में आएगा ये सब, ठीक है। अब होगा क्या, जैसे फॉरवर्डर 1 का वर्चुअल मैक एड्रेस डिफरेंट होगा, फॉरवर्डर 2 का वर्चुअल मैक एड्रेस डिफरेंट होगा, फॉरवर्डर 3 का वर्चुअल मैक एड्रेस डिफरेंट होगा, और तीनों ही राउटर्स के पास में, मतलब तीनों ही डिवाइसेस के पास में तीनों ही वर्चुअल मैक एड्रेसेस की इंफॉर्मेशन होगी, मतलब तीनों फॉरवर्डर्स की इंफॉर्मेशन होगी। समझ लो यहां पे फॉरवर्डर 1 की भी इंफॉर्मेशन है, फॉरवर्डर 2 की भी है, और फॉरवर्डर 3 की भी है। यहां पे फॉरवर्डर 2 की भी होगी, वो तो है ही, खैर फॉरवर्डर 1 की भी इंफॉर्मेशन होगी इसके पास, फॉरवर्डर 3 की भी होगी, फॉरवर्डर 3 की पहले से है, फॉरवर्डर 1 की भी होगी, फॉरवर्डर 2 की भी होगी। लेकिन एक फॉरवर्डर के लिए केवल एक ही एक्टिव रहेगा। अब जो ओरिजिनली वो फॉरवर्डर है, जैसे फॉरवर्डर मैंने क्या कहा था, जो फिजिकल मैक एड्रेस है वो बाइंड हो जाता है फॉरवर्डर 1 के साथ में। अब मान लो R1 का मैक एड्रेस फॉरवर्डर 1 के साथ बाइंड हुआ था, तो फॉरवर्डर 1 के लिए एक्टिव कौन रहेगा, R1, फॉरवर्डर 2 के लिए कौन रहेगा, R2, फॉरवर्डर 3 के लिए कौन रहेगा, R3। जबकि जैसे R1 है फॉरवर्डर 1 के लिए तो एक्टिव है, फॉरवर्डर 2 और 3 के लिए किस में रहेगा, लेसन में। यहां पे स्टैंड बाई होता ही नहीं है इसमें, यहां पे क्या रहेगा, एवीएफ। देखो एवीएफ के लिए कोई स्टैंड बाई नहीं होगा, यहां पे सिर्फ या तो एक्टिव होगा या फिर लेसन स्टेट में। तो फॉरवर्डर 3 के लिए भी किस में रहेगा, लेसन। R2 पे फॉरवर्डर 2 के लिए तो एक्टिव है ये, लेकिन फॉरवर्डर 1 और 3 के लिए किस में रहेगा, लेसन स्टेट में। R3 फॉरवर्डर 3 के लिए एक्टिव, जबकि फॉरवर्डर 1 और 2 के लिए किस में रहेगा। बस प्रॉब्लम होगी नहीं यहां तक तो किसी को कोई, अरे यहां तक तो आनी नहीं चाहिए आपको किसी को प्रॉब्लम। अरे तीनों के तीनों क्या बन गए, फॉरवर्डर। तीनों ने फॉरवर्डर्स की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर ली। फॉरवर्डर 1 के लिए R1 एक्टिव, फॉरवर्डर 2 के लिए R2 एक्टिव, फॉरवर्डर 3 के लिए R3 एक्टिव। आई बात समझ में, ओके। अब तीनों फॉरवर्डर्स की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो गई। R1 को पता है फॉरवर्डर 1 के लिए एक्टिव कौन है, R1 को पता है फॉरवर्डर 2 कौन है, R1 को पता है फॉरवर्डर 3 कौन है, और R1 के पास फॉरवर्डर 1 का भी मैक एड्रेस है, फॉरवर्डर 2 का भी मैक एड्रेस है, फॉरवर्डर 3 का भी मैक एड्रेस है, और R1 क्या बना हुआ है, एवीजी के लिए एक्टिव। अब मान लो यहां पे कोई एक लेन यूजर है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, मतलब ऐसे बहुत सारे लेन यूजर्स होंगे, हो सकता है 100, 200, 1000, अरे जो भी है कोई फर्क नहीं पड़ता। PC1 ने बाहर जाना है, तो वर्चुअल आईपी को क्या रखोगे, इसका गेटवे। तो उस वर्चुअल आईपी के लिए क्या भेजेगा, ये एक आर्प रिक्वेस्ट। अरे आई बात समझ में या नहीं, पहली बार जब बाहर जाएगा तो आर्प रिक्वेस्ट जनरेट करेगा या नहीं करेगा। आर्प रिक्वेस्ट जनरेट करेगा तो वो ब्रॉडकास्ट करेगा, आर्प रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट होगी तो स्विच फ्लड करेगा, फ्लड करेगा तो सभी के पास एक एक कॉपी जाएगी उस आर्प रिक्वेस्ट की या नहीं, सभी के पास, मतलब नेटवर्क में, हाँ या ना। तो आर्प रिक्वेस्ट वो सभी के पास गई, लेकिन आर्प रेस्पॉन्स कौन देगा, जो एवीजी के लिए एक्टिव होगा। नोट भी कराया था मैंने आपको, जो एवीजी के लिए एक्टिव होगा। एवीजी के लिए एक्टिव कौन है, R1। तो ये क्या करेगा, पहले सिस्टम से जब इसको एआरपी रिक्वेस्ट आएगी तो उसको, क्योंकि बाय डिफॉल्ट लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम क्या एवीजी के लिए, राउंड रॉबिन। तो जब एवीजी को, मतलब जो एवीजी के लिए एक्टिव है, जब उसको कोई एआरपी रिक्वेस्ट रिसीव होगी वर्चुअल आईपी के लिए, तो वो रेस्पॉन्स देगा उसका, वो रेस्पॉन्स में फॉरवर्डर का मैक एड्रेस डालेगा। मान लो कि पहले पीसी ने एआरपी रिक्वेस्ट भेजी, तो इसको किसका मैक एड्रेस दे देगा रेस्पॉन्स में, फॉरवर्डर 1 का। फॉरवर्डर 1 का जो मैक एड्रेस होगा, मींस जो R1 का मैक एड्रेस होगा, वही मैक एड्रेस ही इस पीसी को प्रोवाइड कर देगा। आई बात समझ में, अरे आया समझ में। तो फॉरवर्डर 1 का मैक एड्रेस दे दिया। अब जब इसको फॉरवर्डर 1 का मैक एड्रेस दे दिया, तो जब ये पैकेट फॉरवर्ड करेगा कोर की तरफ, तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस किसका करके जाएगा, फॉरवर्डर 1 का। और फॉरवर्डर 1 के लिए एक्टिव कौन है, R1। तो ट्रैफिक कहां से जाएगा, R1 से। अब PC2 है ये, इसने ARP रिक्वेस्ट ऑब्वियसली जनरेट तो करनी ही पड़ेगी ना। तो जब ये ARP रिक्वेस्ट जनरेट करेगा तो स्विच फिर से फ्लड करेगा, जबकि रेस्पॉन्स कौन देगा, एवीजी के लिए जो एक्टिव बनाए। उसने पिछली बार किसका मैक एड्रेस दिया था रेस्पॉन्स में, फॉरवर्डर 1 का। R1 R2 भूल जाओ, फॉरवर्डर की बात करो, फॉरवर्डर 1 का मैक एड्रेस दिया था। अब क्योंकि लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम क्या है यहाँ पे, राउंड रॉबिन, तो अब जब ये दोबारा से यहाँ से ARP रिक्वेस्ट जनरेट करेगा,
तो एवीजी अब किसका मैक एड्रेस देगा रेस्पॉन्स में? फॉरवर्डर 2 का, फॉरवर्डर 2 का। और फॉरवर्डर 2 के लिए एक्टिव कौन है? तो इस पीसी का ट्रैफिक कहां से निकल जाना है? पीसी 3 ने आरप रिक्वेस्ट जनरेट की, एवीजी रेस्पॉन्स देगा, तो इस बार किसका मैक एड्रेस देगा? फॉरवर्डर 3 का। तो ट्रैफिक कहां से निकल जाना है? R3 से, क्योंकि फॉरवर्डर 3 के लिए एक्टिव कौन है? R3। अब पीसी 4 ने आरपी रिक्वेस्ट जनरेट की, तो राउंड रोबिन है, तो इस बार किसका मैक एड्रेस देगा? फॉरवर्डर 1 का। 1 के लिए एक्टिव कौन है? तो R1 से निकल जाएगा ट्रैफिक। फिर नेक्स्ट पीसी ने आरपी रिक्वेस्ट जनरेट की, तो किसका मैक एड्रेस देगा? फॉरवर्डर 2 का। तो एक्चुअली जो जीएलबीपी है ये पर पैकेट लोड बैलेंसिंग परफॉर्म नहीं करता, ये पर मैक एड्रेस कर रहा होता है, पर मैक एड्रेस, या पर यूजर कह सकते हो, पर डिवाइस कह सकते हो, है ना, या पर एआरपी रिक्वेस्ट कह सकते हो। तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि R1 से ज्यादा ट्रैफिक जा रहा हो, R2 से कम जा रहा हो, क्योंकि हो सकता है कि एक पीसी कम ट्रैफिक ओरिजिनेट कर रहा हो, दूसरा पीसी ज्यादा ट्रैफिक ओरिजिनेट कर रहा हो। तो यहां पे इक्वली लोड बैलेंसिंग नहीं होती है। आई बात समझ में? बस सीधी सी बात है, अगर पीसी को फॉरवर्डर 1 का मैक एड्रेस मिल गया एआरपी रेस्पॉन्स में, तो ट्रैफिक कहां से जाएगा? फॉरवर्डर 1 से। किसी पीसी को फॉरवर्डर 3 का मैक एड्रेस मिल गया, तो उस पीसी का ट्रैफिक कहां से जाएगा? फॉरवर्डर 3 से। आई बात समझ में या नहीं? तो ये जो एआरपी रिक्वेस्ट का रेस्पॉन्स दे रहा है वो कौन दे रहा है? एवीजी। जबकि फॉरवर्डर का काम क्या है? सिर्फ डेटा को फॉरवर्ड करा देना। अब मान लो R3 डाउन हो गया, R3 क्या हो गया? डाउन। R3 के डाउन होने के बाद अब फॉरवर्डर 3 का ट्रैफिक क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? ड्रॉप। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फॉरवर्डर 3 के लिए दोनों के दोनों R1 और R2 किस में है? लिसन स्टेट में। ये किस में चले जाए? इनमें से कोई एक किस में चला जाएगा? एक्टिव स्टेट में, जिसका आईपी एड्रेस हायर होगा, जिसका आईपी एड्रेस हायर होगा। देखो R1 और R2 में अब एवीएफ मतलब फॉरवर्डर 3 के लिए इलेक्शन होगा। देखो ओरिजिनली R3 क्या था? फॉरवर्डर 3, उसका मैक एड्रेस बाइंड था। लेकिन अगर R3 डाउन हो जाता है तो R1 या R2 में से कोई एक फॉरवर्डर 3 के लिए एक्टिव बनेगा, ठीक है, R1 या R2 में से। जब इलेक्शन होगा तो हायर आईपी एड्रेस विल ऑलवेज टेक प्लेस फॉरवर्डर के लिए, केवल फॉरवर्डर के लिए। बाकी यहां पे कोई दूसरा क्राइटेरिया यूज नहीं होगा, ठीक है। तो जिस डिवाइस का आईपी एड्रेस हायर होगा वही अब फॉरवर्डर 3 के लिए क्या बन जाएगा? एक्टिव। तो इसका मतलब क्या हुआ? फॉरवर्डर 2 के लिए तो R2 एक्टिव पहले से था, अब फॉरवर्डर 3 के लिए भी क्या हो जाएगा? हो गया। अब PC1 ने फिर से आरपी रिक्वेस्ट जनरेट की, रेस्पॉन्स कौन देगा? अरे एवीजी के लिए जो एक्टिव है, एवीजी के लिए जो एक्टिव है, तो फॉरवर्डर 1 का मैक एड्रेस देगा, फिर फॉरवर्डर 2 का, फिर फॉरवर्डर 3 का, फिर फॉरवर्डर 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि R1 से तो एक पीसी का ट्रैफिक जाएगा, जबकि R2 से कितने पीसीस का ट्रैफिक जाएगा? तो किस रेशो में ट्रैफिक डिवाइड होगा यहां पे? 1:2। अरे 1:2 रेशो में ही ट्रैफिक डिवाइड होगा या नहीं होगा? लोड बैलेंस होगा या नहीं होगा? अब अगर ऐसा हमेशा होता रहे तो प्रॉब्लम है या नहीं है? अगर हमेशा ऐसा रहेगा तो प्रॉब्लम है या नहीं है? मान लो कि R3 को रिप्लेस ही कर दिया आपने, मतलब रिप्लेस नहीं, रिमूव कर दिया, तो ऐसा तो हमेशा होता रहेगा। तो इससे बचने के लिए ना एक टाइमर चल रहा होता है यहां पे, ठीक है। क्या चल रहा होता है यहां पे? टाइमर। जैसे ही, और वो बाय डिफॉल्ट रहता है आई थिंक 600 सेकेंड्स होता है, 600 सेकेंड्स, वो देख लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? 10 मिनट्स, 10 मिनट हो गया। तो अगर R3 10 मिनट तक अप नहीं आया, मतलब जो एक्चुअल फॉरवर्डर 3 है वो अप नहीं आता है, तो 10 मिनट के बाद अब जो एवीजी के लिए एक्टिव है वो फॉरवर्डर 3 का जो मैक एड्रेस है वो आरप रेस्पॉन्स में देना बंद कर देगा ऑटोमेटिकली। इसको कहते हैं रीडायरेक्शन टाइमर। क्या कहते हैं? रीडायरेक्शन टाइमर। तो बाय डिफॉल्ट रहता है 600 सेकेंड्स। जैसे ही एक्सपायर होगा तो अब उस फॉरवर्डर का मैक एड्रेस वो आरप रेस्पॉन्स में देना बंद कर देगा। आई बात समझ में? एवीजी उस फॉरवर्डर का मैक एड्रेस आरप रेस्पॉन्स में देना बंद कर देगा। तो अल्टीमेटली दो ही फॉरवर्डर बचे, फॉरवर्डर 1, फॉरवर्डर 2। अब तो 1:1 रेशो में ही ट्रैफिक डिवाइड होगा या नहीं होगा? आई बात समझ में? जैसे ही अप आएगा R3, वापस से फॉरवर्डर 3 के लिए क्या बन जाएगा? एक्टिव। इमीडिएटली एवीएफ के लिए प्रीएम्पशन बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है। एवीएफ के लिए प्रीएम्पशन
बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड रहता है, और बाय डिफॉल्ट प्रीएम्पशन डिले भी रहता है एवीएफ के लिए, दैट इज 30 सेकेंड्स। बाय डिफॉल्ट एवीएफ के लिए प्रीएम्पशन डिले भी कितना रहता है? 30 सेकेंड्स। अब मान लो R1 डाउन हो गया, तो फॉरवर्डर डाउन हुआ और साथ में एवीजी के लिए जो एक्टिव था वो भी डाउन हो गया। तो अब एवीजी के लिए स्टैंड बाई कौन था? R2। तो एवीजी के लिए एक्टिव कौन बन जाएगा? R2। अब फॉरवर्डर 1 भी डाउन हुआ, तो R2 और R3 में से कोई एक फॉरवर्डर 1 के लिए क्या बनेगा? एक्टिव, क्योंकि R2 और R3 दोनों ही फॉरवर्डर 1 के लिए किसमें? लिसन स्टेट में। तो जिसका आईपी एड्रेस हायर होगा वही फॉरवर्डर 1 के लिए क्या बन जाएगा? एक्टिव। आइदर R2 और R3, तो R3 का आईपी एड्रेस हायर होगा, मान लो ऐसा, तो R3 क्या बन जाएगा फॉरवर्डर 1 के लिए? एक्टिव। तो अब R3 दो फॉरवर्डर के लिए एक्टिव बन गया, फॉरवर्डर 1 एज वेल एज फॉरवर्डर 3। सिंपल। बाकी अब करने से समझ में आ जाएगा आप लोगों को, करा के दिखा दूं अब? अरे प्रैक्टिकल्स के साथ करोगे तो अच्छा रहेगा। आई बात समझ में? हाँ, HSRP में आया था? हाँ, तो नहीं आएगा समझ में, कुछ भी नहीं आएगा समझ में। किसमें? हाँ हाँ ये एक स्टैंड बाय था, दूसरा लिसन। हाँ ठीक है, इसका डाउन होने पर एबीजी भी चेंज होगा क्या वो? हाँ हाँ बिल्कुल, R1 डाउन हो गया तो मतलब एबीजी भी डाउन हो गया ना। R3 डाउन हुआ जब। R3 नहीं, फिर तो एबीजी के लिए जो एक्टिव है वो तो एक्टिव ही वो रहेगा। एक्टिव हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इलेक्शन दोबारा ना 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 ना, कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एबीजी के लिए प्रीएम्पशन क्या रहता है? डिसेबल्ड। बाकी इनेबल करवा सकते हो आप। चलो मैं अब इसको करके ही दिखा देता हूं आपको, तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। HSRP याद होगा ना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। सो गाइस, आज का वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। सो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। आई होप कि आपने कुछ टॉपिक के बारे में कुछ अच्छा पढ़ा होगा, आपको कुछ ना कुछ गेन हुआ होगा नॉलेज का। सो हम क्लोज करते हैं इसको। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को दैट्स @ARC_tutorial इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच गाइस। सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।